हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड्स ऑफ फिजिक्स। चलिए, आज हमारा मोशन इन वन डायमेंशन सीरीज का 4th वीडियो हम शूट कर रहे हैं। दैट इज रिगार्डिंग टू फिजिकल क्वांटिटीज जिनका नाम मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। वन इज डिस्टेंस एंड द अदर इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो इसके बीच में हम इस वीडियो में विल ट्राई टू केटर द मेन definitions of the two, the main meanings of the two, their differences, their similarities and a few examples जो आपको बहुत helpful होंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, बोर्ड पे मैंने 2 पॉइंट्स कंसिडर करे हैं, पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी। ठीक है, ये पॉइंट कोई भी 2 पॉइंट्स हैं जिसके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो यहाँ पर हम पॉइंट नंबर ए को अपने लेवल पे ले लेते हैं, पॉइंट नंबर बी को हम सर्टेन हायर लेवल पर लेते हैं, एंड द ऑब्जेक्ट जिसका हमने मोशन कंसिडर करना है वो हम ले लेते हैं बॉल। सपोज देयर इज अ बॉल विद अस। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। इस एग्जाम्पल में हम क्या ले रहे हैं कि एज आई टोल्ड यू दैट वी हैव कंसिडर्ड 2 लोकेशंस, वन इज ए एंड another one at a slightly higher level, that is location B। ठीक है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक बॉल है। फर्स्ट एग्जाम्पल में आई एम जस्ट ट्राइंग टू थ्रो दिस बॉल इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। पॉइंट A is going to be the point from where I am throwing the ball, and point B is the point from till where this ball is going to go. You know, obviously if you are going to throw something vertically upwards, तो वो ऊपर जाने के बाद वापस आ जाएगी। ऐसा होता है हमारे साथ कि हम कोई भी चीज ऊपर थ्रो करते हैं, once it goes in the upward direction, वहां जाने के बाद मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद वो वापस आ जाती है। तो इसमें आपके पास जो बी पॉइंट है ये वो मैक्सिमम हाइट है जहां तक आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है, राइट। तो इनिशियली व्हाट हैपेंड, वी जस्ट थ्रू द बॉल इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड वी आर अज्यूमिंग दैट दिस बॉल इज गोइंग टू रीच टिल लेवल बी। ए से शुरू होकर वो लेवल बी तक जा रही है और उसके बाद वो वापस आ रही है। इट इज रिटर्निंग टिल द सेम पॉइंट। वंस इट हैज रीच्ड ए, इट विल स्टार्ट इट्स जर्नी, बैकवर्ड जर्नी, एंड इट विल कम टू द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड द जर्नी। तो अगर मैं ये मान लेती हूँ कि जितना हाइट इस बॉल ने कवर करा है, जितना हाइट इस बॉल ने कवर करा है, लेट्स से ये 4 मीटर है फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अ लेंथ, तो लेंथ के लिए हम वही मीटर सेंटीमीटर हमारी ये यूनिट से लेंगे। तो जस्ट अज्यूम कि जितना डिस्टेंस इसने कवर करा है वो 4 मीटर है। जब बॉल वापस आती है तो ऑब्वियसली अगेन वो 4 मीटर का ही डिस्टेंस कवर करेगी। तो 4 मीटर की उसकी जर्नी अपवर्ड है व्हाइल इट्स गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड 4 मीटर की जर्नी उसकी डाउनवर्ड है। तो इट इज वेरी इजी टू फिगर आउट कि इसमें इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर करा है। क्लियरली इस ऑब्जेक्ट ने 4 + 4 8 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करा है। ठीक है, तो आपके पास जो पूरा लेंथ ऑफ द पाथ, डिस्टेंस हम जो डिस्कस कर रहे हैं, डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ दैट द ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड। तो कोई भी जर्नी हो सकती है उसकी, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। कहीं से भी कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है, वो टोटल कितना लेंथ कवर करके वापस आ रहा है, या वापस नहीं भी आ रहा, कहीं और पहुंच रहा है। इस पर्टिकुलर केस में व्हेन यू आर थ्रोइंग द बॉल इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट था और जो इसकी फाइनल डेस्टिनेशन है, दोनों एक ही है, क्योंकि वो यहां से जाकर यहीं पर वापस आ रहा है। लेकिन ऐसे कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट शुरू कर रहा है अपनी जर्नी कहीं से और वो कहीं और ही रुक रहा है, तो उसका डेस्टिनेशन पॉइंट कोई और भी हो सकता है। बट द पॉइंट इज दैट हियर द पॉइंट इज दैट distance is going to be the length of the path. Distance is going to be the length of the path that an object is covering in a certain interval of time. कि इतने समय में इस ऑब्जेक्ट ने टोटल इतना लेंथ कवर करा है। अब इस सिचुएशन में जहां मेरी बॉल ऊपर गई और फिर वापस आ गई कुछ देर में, और उसने टोटल 8 मीटर्स का डिस्टेंस हमने अज्यूम करा कि उसने कवर किया है। इस सिचुएशन में हम एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी डिस्कस कर सकते हैं। अब ये जो 8 मीटर है, बिकॉज इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ जो कि हमारे ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल की है, तो हम बोल देते हैं दैट 8 मीटर इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, राइट। अब इसमें एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी हम स्टडी कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इस सिचुएशन में आपका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो 0 रहेगा। Displacement here will be equal to
0. नाउ ऑब्वियसली यूल फाइंड आउट, विल जस्ट ट्राई टू थिंक कि 0 क्यों है डिस्प्लेसमेंट. तो उससे पहले हम डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट इज नॉट एक्चुअली द डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट सिर्फ हमें ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट का पहले क्या पोजीशन था और अभी क्या पोजीशन है. यू नो, डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन. दैट मीन्स पहले ऑब्जेक्ट कहीं और था और इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम वो खिसक कर कहीं और चला जाता है. सपोज इट एक्वायर्स अ न्यू पोजीशन, उसका पोजीशन चेंज हो गया, तो हम बोलते हैं कि हाँ, ऑब्जेक्ट हैज बीन डिस्प्लेस्ड. ऑब्जेक्ट हैज बीन डिस्प्लेस्ड. तो इसमें क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में वेयर वी हैव थ्रोन दिस बॉल अपवर्ड इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों है? क्योंकि उसका पोजीशन चेंज हुआ ही नहीं. इट वेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन फर्स्ट, it attained the maximum point, the maximum height till it has to go, and after attaining that point it just started its journey in the downward direction on its way back, and then that is the way back journey, and then it reached the final point A where it initially was, right? तो अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसका पोजीशन नहीं चेंज हुआ, ये वापस से उसी पोजीशन पर आ गया जहां से इसने अपना जर्नी स्टार्ट किया था. तो इसका जो पोजीशन है उसमें तो कोई बदलाव आया ही नहीं है. डिस्टेंस उसने कवर कर लिया लेकिन उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया. तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट केवल चेंज इन पोजीशन ही होता है, तो आपका इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0. ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जहां पर आपको नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगी. आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दिस थिंग विद वन मोर एग्जाम्पल. लेट्स कंटिन्यू. अब हमने ए और बी तो ऐसे पॉइंट्स कंसिडर कर लिए हैं जिसमें बी और ए का हाइट लगभग सेम है, मतलब जो ग्राउंड से डिस्टेंस है वो उनका सेम ही है. तो अगर आपके ऑब्जेक्ट को ए से बी पे जाना है, ए से बी पे जाना है, क्योंकि पहले केस में तो क्या था कि वो ग्रेविटी से वापस आएगा ही आएगा. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो अर्थ के पुल की वजह से इट हैज टू रिटर्न बैक. लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा पुल नहीं है कि अगर ए से कोई ऑब्जेक्ट बी पे जाना पड़े तो उसको कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं है जो उसको वापस से ए के पॉइंट पे लाने की कोशिश करेगा, राइट? तो यहां पर क्या है कि आपके पास ऑब्जेक्ट ए है, उसका इनिशियल पॉइंट ये है, एंड फाइनली इट वांट्स टू गो टू पॉइंट बी. तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ए से बी पे चला जाता है तो इसका मतलब उसका पोजीशन चेंज हो गया. इनिशियली इट वाज एट ए एंड फाइनली इट हैज रीच्ड बी. दैट मीन्स देयर इज अ सर्टेन नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ मोशन. क्योंकि आपके पास क्लियर सी बात है कि पोजीशन चेंज हो गया ऑब्जेक्ट का. पहले ऑब्जेक्ट ए पे था, अब ऑब्जेक्ट बी पे आ गया. जब उसकी पोजीशन बदल गई है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी देयर. ऑफ कोर्स डिस्टेंस भी होगा इसका. अच्छा, ऐसे केस में आपके पास डिस्टेंस क्या हो सकता है? डिस्टेंस के आपके इनफाइनाइट वेज हो सकते हैं. देखो, एक तो अगर ए ने बी पर जाना है तो एक तो रास्ता आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है, दिस वे, द लाइन विच इज ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स. ये बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है विच इज कनेक्टिंग द 2 लोकेशंस, द 2 पॉइंट्स ए एंड बी. तो एक तो आपके पास ये पॉसिबल रास्ता है कि ए को अगर बी के पास जाना है तो इट विल सिंपली अडॉप्ट दिस पर्टिकुलर पाथ. पर प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अगर आपके पास 2 लोकेलिटीज हों और किसी ऑब्जेक्ट को एक डिस्टेंस कवर करना है ए से लेकर बी तक, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास जो शॉर्टेस्ट पाथ आपको समझ में आ रहा है उससे जाना पॉसिबल हो. यू नो, प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल कि ए पे देयर माइट बी अ बिल्डिंग, उसी तरह से बी पे जाना है उसने, लेकिन इन दोनों रास्ते के बीच में कोई और बिल्डिंग हो या कुछ और इंटरप्शन हो कि ए डायरेक्टली बी पे इस रूट से नहीं जा पा रहा और उसको कोई ऑल्टरनेट रूट अडॉप्ट करना पड़ता है. तो कई बार ऐसा होता है कि 2 लोकेलिटीज के बीच में कुछ और कुछ और तरीके होते हैं जहां से पहुंचा जा सकता है. दिस इज वन वे ऑफ रीचिंग इट, दिस इज वन वे ऑफ रीचिंग इट. अगर आप अपने शहर के कुछ 2 लोकेलिटीज को कंसिडर करें तो देर आर मेनी वेज ऑफ रीचिंग टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. बहुत सारे रास्ते होते हैं. तो कुछ रास्ते बहुत बड़े भी होते हैं, बहुत घूम के भी जाना पड़ता है, राइट? तो अभी इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ए को अगर बी तक जाना है तो जाने के तरीके तो बहुत सारे हैं, और ए से बी जो डायरेक्ट रास्ता है वो उन सब तरीकों में से एक तरीका है, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट विल बी द चेंज इन पोजीशन, दैट इज सिंपली द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन. कि हमारा इनिशियल पोजीशन ये है, हमारा फाइनल पोजीशन ये है. तो अगर ये मूवमेंट होती है कि ए जा रहा है और फाइनली बी तक पहुंच रहा है,
कैसे पहुंच रहा है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के लिए ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऑब्जेक्ट ए से बी तक पहुंचा कैसे, वो कैसे भी पहुंचा, वो ऐसे पहुंचा या और किसी रूट से पहुंचा, वो कैसे भी पहुंचा, पर वो पहुंच गया है अपनी डेस्टिनेशन पर। तो इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन, दैट्स इट। तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो तो यही रहेगा, चाहे डिस्टेंस कवर्ड कुछ भी हो। आई मीन डिस्टेंस कवर्ड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। डिस्टेंस कवर्ड डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली इसी पाथ पे ट्रेवल करके गया हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली इस पाथ पे ट्रेवल करके ना गया हो, लेकिन उसको यही रूट समझ आया हो, उसको यही रूट समझ आया हो, या उसको यही वाला रूट समझ आया हो विच इज द लॉन्गेस्ट वे, यू नो। तो in that case the displacement is the distance between the initial and the final position, but distance is the total length of the path which is covered. अब लेंथ ऑफ द पाथ डिपेंड करता है कि पाथ कौन सा है भाई। अब जो गिवन सिचुएशन है इसमें देखने में सबसे जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो हमें ये नजर आ रहा है। तो दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट इस पाथ पे जाएगा तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, अगर ऑब्जेक्ट इस पाथ से जाएगा तो कुछ और होगा, इस पे जाएगा कुछ और होगा, और अगर ऑब्जेक्ट ए से भी डायरेक्ट जाएगा तो सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करके वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है। तो इससे हमें एक चीज तो ये समझ में आई कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। आपको ये इनइक्वालिटी अपने दिमाग में हमेशा रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू, माने कि डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस को एक्सीड नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता किसी भी सिचुएशन में कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा आ गई, दैट इज नॉट पॉसिबल। डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की क्या हो सकती है कि वो डिस्टेंस के बराबर ही है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली में इस तरह से ही ट्रेवल कर रहा है। तो इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। पर नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ने कोई और ट्रैवलिंग का पाथ अडॉप्ट कर लिया है तो आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होता है। तो ये इनइक्वालिटी आपको याद रखनी है कि वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकती है अगर आपका डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, यू नो, दैट द ऑब्जेक्ट इज अडॉप्टिंग, और अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं अडॉप्ट कर रहा है तो आपका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो वही रहने वाला है इसमें। देखिए डिस्टेंस के बहुत सारे इसमें वो हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि डिस्टेंस कवर्ड के लिए पाथ बहुत सारे हैं, बहुत सारे रूट्स हैं, बहुत सारे वेज हैं, यू नो, जिस पाथ को फॉलो करके आपका ऑब्जेक्ट ए से भी पहुंच रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ही है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए इस फैक्ट के बाद हम अपना नेक्स्ट फैक्ट डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम आगे जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें डिस्कस करते हैं दैट इज अबाउट द डिफरेंस एंड द सिमिलैरिटीज बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले आएगा डिफरेंस। डिफरेंस तो हमने वैसे स्टडी कर ही लिया है इसका, कि जो इसका मेन डिफरेंस है वो इसका जो मेन डेफिनेशन डिफरेंस है इसका कि दोनों में क्या अंतर है, दैट इज समथिंग वी हैव स्टडीड। कि डिस्टेंस हमारा चेंज इन पोजीशन है, दैट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और डिस्टेंस हमारा लेंथ ऑफ द पाथ है, लेंथ ऑफ द पाथ दैट अ बॉडी हैज कवर्ड इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो एक डिफरेंस तो आपका मेन डिफरेंस यही आ जाता है। दूसरा डिफरेंस जो आपका रहेगा वो ये रहेगा कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो आपका डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज योर डिस्टेंस एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों है और डिस्टेंस स्केलर क्यों है? डिस्टेंस स्केलर इसलिए है क्योंकि डिस्टेंस सिर्फ लेंथ ऑफ द पाथ। आपको ये पता होगा कि वेक्टर क्वांटिटी मींस जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके साथ डायरेक्शन का मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब जो आपका डिस्टेंस है उसके साथ आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यू नो द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्टेंस इज कंप्लीट विदाउट मेंशनिंग एनी डायरेक्शन। कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो एक सर्टन पाथ फॉलो कर रहा है, यू नो, वो कभी 2 पॉइंट्स है ए और बी, वो ए से कभी जा रहा है कभी आ रहा है, यू नो, वो इसमें आपका जो डिस्टेंस है वो इसमें जो आपका डायरेक्शन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आई मीन एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया, वहां से वापस आ गया, तो इसमें डायरेक्शन तो बताने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ लेंथ ऑफ पाथ में इंटरेस्ट है। दैट इज द ओनली थिंग वी आर इंटरेस्टेड। तो इसमें जो आपका डिस्टेंस रहेगा उसमें डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन स्पेसिफिकेशन की जरूरत नहीं है
and without direction the description is complete. Description of distance is complete. इसीलिए आपका distance will be a scalar quantity. लेकिन जो displacement है वो आपका vector quantity क्यों है? वो वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, यू नो, इफ यू हैव डिस्प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई है, तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इनकम्प्लीट अनलेस यू विल मेंशन दैट इन विच डायरेक्शन हैज द ऑब्जेक्ट शिफ्टेड. हमें अगर मान लो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं, उसकी इनिशियल से उसको किसी फाइनल पोजीशन तक पहुंचाते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, राइट गया है, लेफ्ट गया है, ऊपर गया है, नीचे गया है, कहाँ गया है. ठीक है ना. तो देयर आर सो मेनी वेज, देयर आर सो मेनी डायरेक्शंस इन विच यू कैन शिफ्ट एन ऑब्जेक्ट. तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही है तो पोजीशन के चेंज के साथ आपको बताना पड़ेगा कि वो पहले कहाँ था और अब कहाँ है. तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी. देयर इज गोइंग टू बी अ स्पेसिफिक डायरेक्शन एसोसिएटेड विद योर डिस्प्लेसमेंट. तो इसमें आपका जो डायरेक्शन रहेगा वो कहाँ रहेगा, जहां से डिस्प्लेस होना शुरू हुआ. जैसे आपके पास ये ए पॉइंट है, अगर वो ए से डिस्प्लेस होना शुरू हुआ एंड फाइनली जो उसकी फाइनल पोजीशन है वो बी है, इट इज रीचिंग टू बी, तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी. दैट मीन्स बी इज गोइंग टू बी द एरो हेड विद दिस वेक्टर इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन, एंड दिस पॉइंट, this starting point, this pointed end, this is going to represent the initial position. तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है जिसके साथ, जिसका रिप्रेजेंटेशन आप नॉर्मली एस के साथ करते हैं, कैपिटल एस विद एरो हेड, राइट. तो आपके पास जब भी न्यूमेरिकल्स में आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, बहुत ऑफन ऐसा होगा कि डिस्प्लेसमेंट के साथ कभी कभार कोई नेगेटिव वैल्यू भी लगी हुई आती है. ठीक है. तो नेगेटिव वैल्यू से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का मतलब सिर्फ ये है कि कोई और डिस्प्लेसमेंट जो आपके उस प्रॉब्लम में होगी उसकी डायरेक्शन कुछ और होगी और इसकी डायरेक्शन उससे ऑपोजिट है. तो नेगेटिव साइन इज ओनली गोइंग टू इंडिकेट द रिवर्सल इन द डायरेक्शन. ये सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, इट हैज नथिंग टू डू विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स इसकी एक मैग्नीट्यूड होगी. मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होगी. न्यूमेरिकल वैल्यू इज नथिंग बट द एक्चुअल मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, और उसकी एक डायरेक्शन होगी. डायरेक्शन होगी कि वो कहाँ पे पहले था और कहाँ पे फाइनली है, उसी के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी. तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सिमिलैरिटी दोनों में ये है कि ये दोनों लेंथ्स हैं. जो आपका डिस्टेंस है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों लेंथ है. ठीक है. तो इनके जो यूनिट्स रहेंगे वो वही रहेंगे. मीटर विल बी द एसआई यूनिट एंड सेंटीमीटर विल बी द सीजीएस यूनिट. सो बोथ आर लेंथ्स. दैट इज द ओनली you can say the common thing between them. Otherwise by a sense both are different, and I've explained you the difference between them. और इसको आप कुछ और भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल से स्टडी कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू जस्ट कंसिडर वन मोर केस. चलिए देखिए यहां पर क्या कंसिडर करा है हमने. वी हैव कंसिडर्ड एन ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, एंड दिस पॉइंट ए इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टिंग इट्स जर्नी. तो अब ये ऑब्जेक्ट ए है एंड इट इज supposed to move in a circular path. अगर आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, इन केस इट इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड रहेगा इस केस में, डिस्टेंस विल बी अगेन द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल विच इज नथिंग बट द सर्कमफ्रेंस. तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस विच इज नथिंग बट 2 pi into r. R is the radius. Suppose r is the radius of the circle, then in that case the distance which the object is traveling and coming back to the same point is nothing but 2 pi r. पर इस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, that will be equal to 0. Why displacement is equal to 0? Displacement is equal to 0. Why is it equal to 0? Because the object was initially at point A, and after completing its journey around the circle, it has again come to the point A. So that means the final position of the object is A and the initial was also A. So there is no change in the position. If there is no change in the position, so displacement has to be 0. Okay. So this was about distance and displacement. I hope you found this video
useful, and if you really found it useful, then do like my channel and subscribe. Okay.